हाय एवरीवन। सो अभी लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक और एडिशनल कंडीशंस देख लिए थे अबाउट रेसिडेंसी, राइट। अभी आज एक सम लेते हैं और उसको अलग अलग एंगल से हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का और देखते हैं कि अगर कंडीशंस चेंज होते हैं तो सम पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, चलो। अभी यहाँ पे मैं ले लूंगी ईयर्स एंड आई टेक द स्टे, मतलब कितने दिन हुए। अभी हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? लाइक आई टोल्ड यू इट वाज 2019-20 बिकॉज वी आर सॉल्विंग फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एज ऑफ नाउ। बराबर। आप जब अगले साल आपका जून में अटेम्प्ट आएगा तो योर असेसमेंट ईयर इज गोइंग टू बी 2021-22। अभी मैं सिर्फ प्रिलिमिनरी लेक्चर्स हैं, आप लोगों की बुक्स वगैरह भी अभी तक आए नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ अभी के हिसाब से कर रही हूँ। ठीक है, नाउ 10 साल ले लेते हैं पीछे के, 2018-19, 2017-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12, 10-11। कितने साल हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 10। ठीक है, 10 साल मैंने ले लिए। सपोज अभी ये ईयर में उसका स्टे है 182 डेज। 182 डेज अगर हो गया तो बंदा रेसिडेंट तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइज देखो, अभी आपको सिंस एमसीक्यू पैटर्न है, आपको सीए की तरह पेपर नहीं लिखना है। सीए में कैसा होता है, यू हैव टू शो द कैलकुलेशन, राइट द प्रोविजन विद सेक्शन नंबर्स एंड एक्सप्लेन। यहाँ पे आपको सिर्फ एमसीक्यू टिक करना है। तो आई एम ट्राइंग टू जस्ट टीच यू कंसेप्ट वाइज कि कैसे सॉल्व करना है। आपको एग्जॉस्टिवली मेहनत करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट योर फील्ड। यू नीड टू वर्क हार्डर ऑन सब्जेक्ट्स लाइक सी लॉ एंड लॉ इन जनरल, बिकॉज आप लॉ में एक्सपर्ट्स होते हो। टैक्स भी लॉ ही है, बराबर है, बट यहाँ पे आपको वो लॉ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। सिर्फ कंसेप्ट समझ में आ गया, आपको सम सॉल्व करते आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर कंपनी क्लाइंट इज टेलिंग योर प्रॉब्लम इन टैक्स, यू आर नॉट सपोज टू रिसाइड द लॉ इन फ्रंट ऑफ हिम, यू आर सपोज टू फाइंड अ सोल्यूशन। और सोल्यूशन फाइंड करने के लिए प्रोविजन अगर आपको पक्की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 182 डेज हो गया। अभी सपोज एक सिंपल लेते हैं कि ही इज इन इंडिया फॉर 100 डेज पर ईयर, मतलब हर साल में वो अगर 100 डेज इंडिया में है। तो अभी देखो, रेसिडेंट तो हो गया क्योंकि 1920 में 182 डेज है, नो प्रॉब्लम देयर। एडिशनल कंडीशंस के लिए क्या होना चाहिए उसको? 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स ही शुड बी रेसिडेंट, एंड 730 डेज आउट ऑफ 7 प्रीवियस ईयर्स हिज स्टे शुड बी इन इंडिया। बराबर है। अभी देखो, किसी भी 2 साल में वो रेसिडेंट होगा क्या? कोई भी 2 साल ले लो, सिंस 100 डेज ही है तो 60 डेज वाली कंडीशन पे हमें जाना पड़ेगा, 182 डेज नहीं होगा। अगर ये 60 डेज है तो किसी भी 4 साल, पीछे के 4 साल में वो रेसिडेंट होना चाहिए। मतलब क्या? स्टे 365 डेज से ज्यादा होना चाहिए। अभी अगर 100 है हर एक साल का, तो ये तो 400 हो जाएगा, विच इज मोर देन 365। सो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी। 60 डेज भी होगा, देखो यहाँ पे भी 60 डेज होगा, पीछे के 4 साल में उसका 400 डेज हो रहा है, यहाँ पे भी 60 डेज होगा, 400 डेज हो रहा है। सो एनी 2 ईयर्स इट इज पॉसिबल। द क्लिच हियर इज इन 730 डेज। अभी इसके पीछे हमें 7 ईयर्स जाना है, और 7 ईयर्स अगर 100 डेज स्टे है तो कितना होगा? 7 into 100 विल बी 700, इट्स नॉट 730 गाइस। तो सेकेंड कंडीशन, ऐसे सम्स बहुत कॉमन रहते हैं, कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे बंदा क्या हो जाएगा? रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। राइट, क्लियर है? क्वाइट इजी इट वॉज। अभी थोड़े से डेज चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ सपोज प्रीवियस ईयर में उसका 72 डेज का स्टे है, और पिछले कुछ सालों में मैं यहाँ पे अभी लिख देती हूँ। दिस इज द स्टे, ठीक है। अभी क्लियरली यहाँ पे 182 डेज तो नहीं हो रहा है, मतलब 60 डेज पे हम जाएंगे। बराबर। और पिछले 4 साल में 365 डेज होना चाहिए ना। टेक आउट योर कैलकुलेटर्स। अभी देखो ये कितना हो रहा है यहाँ पे, दिस इज 70 प्लस 49 प्लस 150
+300 कितना हो रहा है? 569, ऑब्वियसली 365 के ऊपर जा रहा है। तो सिंस दिस स्टे इज ग्रेटर देन 365 डेज एंड ये भी 60 डेज है, बंदा रेसिडेंट है। क्लियर है? अभी एडिशनल कंडीशंस पे, एनी 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, ये फर्स्ट वाली कंडीशन इजी रहती है, यू जस्ट हैव टू चेक फॉर 182 और 60 डेज। सबसे पहले 182 देखो, किधर हो रहा है क्या 182? ये देखो यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, मतलब 3 साल रेसिडेंट है, मतलब 2 आउट ऑफ 10 वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। नाउ डेज कैलकुलेट करने हैं हमें। 730 आउट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 7 ईयर्स। एक और यहाँ पे माइनर सी चीज आप याद रखो गाइस, यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो फर्स्ट कंडीशन फ्लेक्सिबल है एनी 2 ईयर्स आउट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 ईयर्स, बट यहाँ पे 730 डेज काउंटिंग फ्रॉम इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर टिल द लास्ट 7th ईयर, मतलब पीछे से हमें सीक्वेंस में 7 साल पीछे जाना है और उसमें डेज सिलेक्ट करने हैं। उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि 7 मतलब आप कैसे भी वो काउंट कर सकते हो, मतलब टोटल 10 ईयर्स अगर आपको दिए हैं, यू कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग से पीछे 7 साल जाओ, 730 डेज है यानी कैलकुलेट करो। अभी देखो 300 तक हमारा हो गया था, +200 +100 +270 कितना हो रहा है? 1139। 1139 डेज है, मतलब बंदा 730 डेज वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ही इज आर एंड ओ आर, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, राइट? क्लियर है? नाउ सपोज यही सब में मैं एक वो कंडीशन एक्सेप्शन वाली अगर ऐड करती हूँ कि यहाँ पे थोड़े से डेज एक तो चेंज कर देंगे हम, चलो ठीक है, ये इतना ही रखते हैं, ये बाकी के डेज हम चेंज करते हैं, ठीक है? सपोज इफ आई से ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ही हैज कम टू विजिट इंडिया, ठीक है? अगर ये मेरे को दिख गया सब में, तो मेरे को क्या करना है, 60 डेज वाली कंडीशन में अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। इफ यू रिमेंबर, कल मैंने बोला था, इफ यू आर गोइंग आउटसाइड फॉर एम्प्लॉयमेंट और एज अ मेंबर ऑफ अ शिप और क्रू, और यू आर कमिंग इनसाइड इंडिया विजिटिंग इंडिया एंड यू आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये दो कंडीशंस में 61B अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ 182 डेज ही हमें चेक करना है। अगर मैंने इंडियन ओरिजिन बोल दिया और वो विजिट कर रहा है बोल दिया, ठीक है, या फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए वो बाहर जा रहा है ऐसा भी अगर बोल दिया, ये दोनों कंडीशंस में क्या होगा, 60 डेज नहीं चेक कर सकते, वी हैव टू चेक 180 डेज, 182 डेज। अभी देखो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में सिर्फ 72 है, बात ही खत्म हो गई, बंदा नॉन रेसिडेंट। समझ में आया? बिकॉज इसका लॉजिक क्या है गाइज, इफ यू आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, बाहर से विजिट कर रहे हो या यहाँ से बाहर काम के लिए जा रहे हो, तो देर इज अ चांस कि आपका स्टे कम होगा। सो टू क्रॉस चेक एंड क्रॉस वेरीफाई, उन्होंने 182 डेज मिनिमम इंडिया में बोला हुआ है, बिकॉज ऐसे लोग जो बाहर काम के लिए जाते हैं वो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, एंड ड्यू टू वेरियस डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट्स बिटवीन कंट्रीज, यू आर नेवर टैक्सड इन 2 कंट्रीज एट द सेम टाइम। तो अगर स्टे वहां पे ज्यादा है फॉरेन कंट्री में, तो आप टैक्स वहां दोगे, यहाँ पे ज्यादा है तो टैक्स यहाँ दोगे। So to benefit the citizens of any country or the residents, ये provision ऐसा किया हुआ है, right? समझ में आया? So I hope it's quite clear. अभी इसके हम जब sums थोड़े दिनों बाद start करेंगे तब आपको समझ में आएगा, right? Clear है? इतना हो गया। Now the next concept we are going to start is relating to income. अभी इनकम को हमें सेग्रीगेट करना है दो पार्ट्स में। इज इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। ये कैसे पता चलेगा इनकम इंडियन है या फॉरेन है? इसके कुछ कंडीशंस है, ठीक है? नाउ आई विल बी राइटिंग अ फ्यू वर्ड्स, इसको ध्यान से देखो, कुछ कंसेप्ट अभी समझने हमें। इनकम इज रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, accrue or arise, just a second, this is your income, it is received, deemed to be received, accrue or arise,
अक्रूअर, राइट। अभी देखो इसके कुछ ये वर्ड्स आपने बहुत सुने तो होंगे, बट देर इज अ माइन्यूट डिफरेंस इन ऑल दिस, ठीक है। अभी रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, इट हैज रीच्ड द असेसी, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया, मिल गया पैसा, दैट इज रिसीव। डीम टू बी रिसीव्ड मतलब क्या, कि मे बी रिसीव्ड, इन शॉर्ट, इन लेमन्स टर्म्स में आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक्चुअली इसका एक हमें अलग सेक्शन पढ़ना है, डीम टू बी रिसीव्ड ना, एंड देर आर 5 केसेस पर्टिकुलर, जिस जो इन 5 केसेस या 5 इनकम जिनको हम डीम टू बी रिसीव्ड, मतलब ऐसे पकड़ के जाना है कि आपको रिसीव्ड है। रिसीव्ड मतलब एक्चुअली आपको मिला है, अकाउंट में रिसीव हुआ है। डीम टू बी रिसीव्ड इज इट इज अज्यूम्ड या फिर इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड दैट इट इज रिसीव्ड, पकड़ के जाना है, मे बी रिसीव्ड। डीम्ड का मतलब तो आपको मालूम है, अज्यूम है, राइट ना। अक्रू और अराइज मतलब क्या, अक्रू और अराइज इज व्हेन द राइट टू receive payment is vested in the assessee। vested मतलब क्या, उसके पास right to receive payment है, he has the right or the control to receive payment। for example if I am working with a company ABC को, ठीक है, मेरे पास अगर डॉक्यूमेंट है और बॉन्ड है, मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट, दैट मेक्स मी देयर एम्प्लॉय एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स माय राइट टू रिसीव सैलरी फ्रॉम देम। सो माय सैलरी स्लिप या फिर जो मेरा वर्किंग डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है, दैट गिव्स मी द राइट टू डिमांड पेमेंट। तो दैट विल अक्रू और अराइज ऑन द पर्टिकुलर डेट। फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं अभी, जैसे इंटरेस्ट अक्रूड आपने सुना होगा कि सपोज 15th को, अगर 15th ऑफ एवरी मंथ मेरे को सैलरी या इंटरेस्ट कुछ भी अक्रू हो रहा है, मतलब दिस इज द डेट आई एम सपोज टू गेट इट, मतलब मेरा राइट है टू गेट इट बाय दैट डेट। बट अगर बैंक हॉलीडे वगैरह होता है, कभी आगे पीछे इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है या सैलरी क्रेडिट हो जाता है, तो दैट इज एक्चुअल रिसीट। तो मतलब अक्रू या अराइज मतलब क्या, जिस डेट पे मुझे लीगली राइट है वो पैसा मिलने का या डिमांड करने का, राइट। डीम टू अक्रू और अराइज मतलब क्या, इट इज मे बी, मे अराइज और अक्रू मतलब क्या, पकड़ के जाना है कि अक्रू या अराइज होगा, ठीक है। तो रिसीव मतलब एक्चुअली रिसीव, अक्रू अराइज मतलब राइट टू रिसीव पेमेंट, डीम टू बी रिसीव मतलब वो 5 केसेस है जो आज नहीं करेंगे हम, एंड डीम टू अक्रू और अराइज के भी कुछ केसेस है जो हम बाद में करेंगे। मतलब ये जो डीम्ड है ना, ये आपको सिर्फ वो कुछ केसेस लर्न करने हैं जहां पे देख के पता चलता है कि अभी एक्चुअल में रिसीव या अक्रू अराइज हुआ नहीं, बट इन द फ्यूचर इट कैन हैपन, और सर्टन कंडीशंस जहां पे फॉर एग्जांपल है, अभी आपको कैसे है, सैलरी के वगैरह चैप्टर्स हम आगे जाएंगे तब समझेगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या होता है कि अगर आपको कोई भी इनकम मिल रहा है, सो योर एम्प्लॉयर डिडक्ट्स द टैक्स एट सोर्स एंड गिव्स यू द सैलरी। अभी ये जो है, दिस इज डीम्ड इनकम, ये मेरे हाथ में आया नहीं है इनकम। सपोज मेरी सैलरी है 50,000, ठीक है, उसमें मेरा टीडीएस जा रहा है सपोज 5,000 सपोज, तो मेरे हाथ में कितना आया 45,000, ठीक है। तो ये 5,000 जो है ना, ये मेरा इनकम डीम किया जाता है और बाद में उसको टीडीएस हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज मेरे हाथ में ये मैंने टैक्स पे किया हुआ है, बट दिस टीडीएस इज एक्चुअली माई इनकम, सो इट इज डीम टू अक्रू और अराइज और डीम टू बी रिसीव्ड इन माई हैंड्स, राइट। समझ में आया, मतलब ऐसे इनकम जो एक्चुअल में आपको खर्च करने के लिए अवेलेबल नहीं है, बट दे आर बीइंग क्रेडिटेड इन योर नेम, right? So I hope you have got the difference between receipt, deemed to be received, accrue arise, deemed to accrue or arise, right? Clear है, ये हो गया। अभी क्या करना है आपको, ये 4 चीजें जब पता चल गई, इन चारों में से कोई भी एक अगर इंडिया में हो रहा है तो इनकम इज इंडियन, इंडिया में नहीं हो रहा है तो इनकम इज फॉरेन, राइट। अभी वापस टेक्स्ट बुक पढ़ने की गलती नहीं करनी है, आपको क्या याद रखना है, फाइंड आउट द नेक्सस और सोर्स of your income, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर डिविजन है कि बिजनेस कहां पे है और उससे 50% सपोज जापान में जा रहा है, 50% इंडिया में आ रहा है, तो ओनली proportionate income will be considered in India।
राइट? क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं बोलूंगी rent received from land in India, rent received in London, बट लैंड इंडिया में है, तो सोर्स कहाँ है? इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में अगर लैंड नहीं होती तो रेंट नहीं आता, तो इट इज इंडियन इनकम। समझ में आया? यू हैव टू चेक द सोर्स। यही मैं अगर बोलूंगी अगर कि लैंड बाहर है और यहाँ पे इनकम रिसीव हो रहा है, देन इट इज रिसीव्ड इन इंडिया येट इट इज इंडियन इनकम। तो आपको सोर्स चेक करना है। ये मैंने बराबर बोला क्या? नहीं। दिस इज हाउ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज। ट्राई टू फाइंड आउट द सोर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कंपनी या कोई प्रोजेक्ट है, यूएस में क्रिएटेड है, ठीक है, और उसका 1% इनकम अगर मेरे को इधर आ रहा है, अगर ब्रांच यहाँ पे है और इनकम आ रहा है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज इंडियन इनकम। बट इफ माई सोर्स इज इन यूएसए, दैट इनकम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इंडियन इनकम, बिकॉज वो सोर्स वहां पे है, वो कंपनी वहां पे बनी है, इसीलिए वो पैसा वहीं पे टैक्स होगा। इफ इट इज एडिंग टू द जीडीपी देयर, द टैक्स शुड ऑल्सो बी पेड देयर। लॉजिक क्या है कि वहां पे कंपनी खोली, पैसा वहां पे बन रहा है और मैं टैक्स यहाँ पे दूं। दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? सो दीज टू थिंग्स, my way of solving is it, just check these two things। ये दोनों चीजें चेक करके आपको समझ में आ जाएगा, राइट? नाउ ओके, ठीक है, तो ये तो आपको समझ गया, ठीक है। नाउ विल टेक अ फ्यू कंडीशंस। अभी जो मैंने बोला था ना कि इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया क्या है और ये डीम टू अक्रू और अराइज क्या है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा पहले, अदरवाइज वी कैन नॉट गो अहेड। तो चलो करते हैं पहले। इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है। चलो फर्स्ट है इसमें टीडीएस, जो मैंने बोला था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सिंस इट इज योर इनकम, यू आर पेइंग टैक्स, वो सोर्स पे कट हो गया है, सो इट विल बी डीम टू बी योर इनकम, राइट? नाउ इंटरेस्ट credited to recognized provident fund, provident fund पीएफ तो सुना होगा, इन एक्सेस ऑफ 9.5%। मतलब आपका जितना फंड का पैसा है 9.5% तक इट इज सपोज टू बी एग्जेम्प्ट व्हेन विल डू सैलरीज, ठीक है। अगर इंटरेस्ट 9.5% से ज्यादा एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 10%, सो जो एक्सेस अमाउंट है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर 10% है तो 0.5% इज माई एक्सेस अमाउंट, दैट इज सपोज टू बी माई डीम्ड इनकम। समझ में आया? क्लियर है? नाउ contribution by employer in excess of 12% of salary। अभी ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, बिकॉज हम सैलरी में जाएंगे तो पता चलेगा कुछ रूल्स रहते हैं। पीएफ को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है पैसा, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी, ठीक है। तो एम्प्लॉयर अगर 12% ऑफ सैलरी तक एक कैप रहता है, तब तक अगर किया तो इट इज सपोज टू बी एग्जाम्प्ट, इट्स नॉट टैक्सेबल, इट्स नो पॉइंट इन दैट। बट 12% से ज्यादा अगर सैलरी वो दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर सैलरी है उसकी सपोज फॉर ईज पर्पजेस ले लेते हैं हम 1 लाख, ठीक है, 12,000 तक वो कंट्रीब्यूट कर सकता है विथ नो कॉन्सिक्वेंसेस। बट इफ ही पुट्स मोर 15,000 अगर वो कंट्रीब्यूट करे, तो ऊपर का जो 3,000 है, 15,000 माइनस 12,000, दैट 3K इज एक्सेस अमाउंट। ये एक्सेस याद रखो, दैट विल बी डीम टू बी हिज इनकम, क्योंकि ये जो पीएफ को पैसा डाला वो तो नहीं है उसका इनकम, उसके ऊपर उसने एक्स्ट्रा दिया ना उसको कुछ, दैट विल बी डीम टू बी हिज इनकम, ठीक है। फोर्थ इज ट्रांसफर बैलेंस, राइट? अब ये ट्रांसफर बैलेंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड को अगर पैसा ट्रांसफर हुआ, मतलब ऐसे समझ के जाओ अभी के लिए,
एनी ट्रांसफर बिटवीन टू प्रोविडेंट फंड्स और बिटवीन एनी टू फंड्स, मतलब बैलेंस, कभी कभी एम्प्लॉयमेंट चेंज होता है ना, तो आपके पिछले एम्प्लॉयर के पास जितना फंड में बैलेंस था वो ट्रांसफर करके आपके अगले अकाउंट में लेके जाते, तो ये जो जितना बैलेंस ट्रांसफर किया दैट इज नोन एज ट्रांसफर बैलेंस। ऑफ कोर्स इट इज योर इनकम ना, तो दिस विल अगेन बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड एज योर इनकम, ठीक है, फोर्थ हो गया। एंड देन फिफ्थ यू हैव एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई कंट्रीब्यूशन दिया है टुवर्ड्स एनी पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 CCD। नाउ दिस सेक्शन यू वोंट गेट राइट नाउ, अभी सिर्फ एक नॉलेज के लिए याद रखो, लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। आगे जाके हम जब डिडक्शंस करेंगे तो पेंशन स्कीम होते हैं जो फॉर ओल्ड पीपल, रिटायर्ड पीपल, उसमें कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। कैसे करता है, पेंशन कैसे क्रिएट होती है आपको मालूम है क्या? गवर्नमेंट के पास क्या इतना पैसा है क्या कि लोगों को रिटायर होने के बाद भी लाइफ टाइम के लिए फुकट वो देंगे सैलरी? नहीं, आपकी जो सैलरी रहती है उसमें से ही एक पार्ट गवर्नमेंट साइड को निकाल के रख देता है, एंड दैट इज सेव्ड बाय द गवर्नमेंट एंड लेटर गिवन ऑन एज योर पेंशन, राइट? इट इज लेटर गिवन एज योर पेंशन। तो ये जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है ना, ये भी आपका ही इनकम है, सो इट विल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया एज योर इनकम। सो व्हाट आर द 5 न्यू थिंग्स वी लर्न टुडे? दिस इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड एज योर इनकम। TDS, interest credited to RPF in greater than 9.5% interest rate, इंटरेस्ट रेट 9.5% से ज्यादा है तो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा है तो, ट्रांसफर बैलेंस एंड एनी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन अंडर एनी पेंशन स्कीम, दीज 5 थिंग्स आर देयर। अभी थोड़ा ये लर्न करना स्टार्ट करो, ठीक है, धीरे धीरे आपके बुक्स आ जाएंगे, सो वी कैन रेफर टू द बुक्स एंड सो, राइट? सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे, और कल हम आगे के सारे लॉज पढ़ेंगे इसके, ये चैप्टर के, एंड विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर टुमारो, राइट?